अस्सलाम वालेकुम। मेरी आवाज क्लियर है और स्क्रीन क्लियर है? जी सर। ठीक है। हमने कंसोलिडेशन स्टार्ट की भी थी। आज हमने कंसोलिडेशन को ना पीएनएल के एंगल से देखना। हमने कंसोलिडेशन को ना बैलेंस शीट के एंगल से देख लिया था। जो चीजें हमने बैलेंस शीट में देखी थी ना, बस वही चीजें, वही एडजस्टमेंट हमने पीएनएल के एंगल से देखनी है कि वो कैसे होंगी। और हमारा वन नोट हमें देखना ही नहीं देगा। अच्छा जी, हमने देखा था कंसोलिडेटेड बैलेंस शीट में कैसे बनती है कंसोलिडेटेड बैलेंस शीट। जी, हम ना नॉन करंट एसेट्स पकड़ते हैं। ये समझ लो मैं एक किस्म की समरी लिख रहा हूँ आपके सामने ना, तो 2 मिनट में आपने इसको समझ लेना जरा अच्छे से। किसके नॉन करंट एसेट्स? पेरेंट के और सब्सिडरी के। यहाँ क्या आता है? कंसोलिडेटेड ये बैलेंस शीट बन रही है। या फिर मैं अगर इसको ऐसे कर दूं, हम क्या करते थे जी, नॉन करंट एसेट्स में क्या करते थे? पेरेंट के एसेट्स तो पकड़ते थे। नॉन करंट एसेट्स में कौन कौन से एसेट्स आते थे? पीपी। हम करते थे पेरेंट के एसेट्स को पकड़ो और सब्सिडरी के एसेट्स को पकड़ो, ठीक है। और उसमें से कोई फेयर वैल्यू एडजस्टमेंट को ऐड कर देते थे, याद है? जी सर। और इसमें जमा कर देते थे फेयर वैल्यू एडजस्टमेंट। फिर हमारे पास अगर कोई इन्वेस्टमेंट होती थी, ये वो इन्वेस्टमेंट है जो पेरेंट ने सब्सिडरी के अलावा कहीं की हुई है, यहाँ पे वो इन्वेस्टमेंट नजर आती थी। हम क्या कहते थे? पेरेंट की और सब्सिडरी, अगर सब्सिडरी ने आगे इन्वेस्टमेंट किया तो पेरेंट और सब्सिडरी की इन्वेस्टमेंट को जमा कर देते थे, लेकिन वो इन्वेस्टमेंट काट देते थे जो पेरेंट ने सब्सिडरी के अंदर की होती थी, ठीक है। जी। इसी तरीके से हमारे जो करंट एसेट्स होते थे, उसमें हम क्या करते थे? पी प्लस एस। और यहाँ पे हमारा रूल ये था कि हमने इंट्रा ग्रुप पेएबल रिसीवेबल को काट देना था। जो हमारा इंट्रा ग्रुप रिसीवेबल था उसको हम क्या करते थे? काट देते थे। ऐसे ही है। जी। करंट एसेट में रिसीवेबल पड़े थे ना, तो हम इसको काट देते थे। फिर इसके बाद हमारी जो लायबिलिटीज होती थी, आज ये ज्यादा ही लैग कर रहा है इक्विटी पोर्शन आएगा जी। इक्विटी आएगी पहले लायबिलिटी से। लायबिलिटी से पहले एक चीज हम भूल गए, वो क्या था? हमारा गुडविल। गुडविल भी तो आती थी, जी सर। और गुडविल आती थी हमारी वर्किंग नंबर 2 से, ठीक है। फिर उसके बाद हमारी आ जाती थी इक्विटी। इक्विटी में यहाँ पे क्या आता था? पेरेंट का शेयर कैपिटल आता था, और यहाँ पे क्या आता था जी? ग्रुप रिजर्व। फिर उसके बाद क्या आता था जी? हमारा एनसीआई, नॉन कंट्रोलिंग इंटरेस्ट। फिर हमारी कोई लायबिलिटीज होती थी, करंट लायबिलिटीज या नॉन करंट लायबिलिटीज। लायबिलिटीज में हम ये करते थे कि पेरेंट की लायबिलिटीज को पकड़ो, सब्सिडी की लायबिलिटीज को जमा कर दो, और उसमें से इंट्रा ग्रुप लायबिलिटी को माइनस कर दो। मतलब आपस का जो पेबल था उसको क्या कर दो? लेस कर दो। तो ये कुछ बैलेंस शीट का जी हमारा फॉर्मेट हुआ करता था। फिर हमने बैलेंस शीट के अंदर ना कुछ एडजस्टमेंट्स पड़ी थी। जी। बैलेंस शीट हमारी ना हर एतबार से ना तकरीबन कंप्लीट है। हमने सिंपल अप्रोच जो यूज किया ना, उसको जरा ध्यान से सुन लो। हमने बैलेंस शीट बनाते हुए लाइन बाय लाइन आइटम्स को क्या किया? ऐड किया। क्या किया? लाइन बाय लाइन को, लाइन बाय लाइन आइटम्स को हमने क्या किया? ऐड जी थोड़ा ऊंचा बोला, आपकी आवाज नहीं आती। ऐड किया लाइन बाय लाइन। हाँ, लाइन बाय लाइन आइटम्स को हमने ऐड किया। ये होती है कंसोलिडेशन की अप्रोच, कि आप लाइन बाय लाइन आइटम्स को ऐड करते हो। कंसोलिडेशन आप बेशक बैलेंस शीट की कर रहे हो या पीएनएल की कर रहे हो। हमने एडजस्टमेंट्स पढ़ी थी, फेयर वैल्यू एडजस्टमेंट। हमने एडजस्टमेंट पढ़ी थी अनरियलाइज्ड प्रॉफिट
ऑन अनसोल्ड स्टॉक, इसकी एडजस्टमेंट पड़ी थी हमने। जी सर। इंट्रा ग्रुप जो पेएबल थे और रिसीवेबल थे, हमने इसकी एडजस्टमेंट पड़ी थी। हमने Impact. अनरियलाइज्ड गेन ऑन पीपी पढ़ा था, ट्रांसफर ऑफ पीपी, ऐसे ही है। जी सर। हमने इम्पेयरमेंट पढ़ी थी। इसके अलावा हमने क्या एडजस्टमेंट पढ़ी है? Consideration. कंसिडरेशन पढ़ी है हमने, शाबाश। Consideration के आगे 5 types थी। हाँ, बस ये हमने तकरीबन एडजस्टमेंट पढ़ी है। अगर हम इसमें कुछ भूल नहीं रहे तो यही सारी एडजस्टमेंट नाम हमने पीएनएल के एंगल से पढ़नी है। लेकिन Goodwill की adjustment. जी Goodwill. गुडविल, Goodwill. जी गुडविल की एडजस्टमेंट पढ़ी थी हमने। तो हमने ये सारी एडजस्टमेंट जो बैलेंस शीट के एंगल से पढ़ी है ना, हमें इसको पढ़ते पढ़ते 4-5 लेक्चर लग गए, ऐसे ही है। लेकिन आज हमने इसको किस एंगल से पढ़ना है? पीएनएल के एंगल से। और ये सारी एडजस्टमेंट एक दिन के अंदर हो जाएंगी हमारी, एक दिन से भी कम टाइम लगेगा। मतलब हमारी इसी क्लास के अंदर पीएनएल पूरा हो जाएगा कंप्लीट। ओके सर। तो आपने हमेशा इसी अप्रोच से चला करना है कि पहले बैलेंस शीट के सवालों को दोहराना है, उनकी एडजस्टमेंट करने के बाद आपको पता होना चाहिए कि बस अब मैंने वही एडजस्टमेंट है और मैंने सोचना है किसके एंगल से? अब पीएनएल के एंगल से। पहले मैं सोच रही थी बैलेंस शीट के एंगल से, अब मैं सोच रही हूँ पीएनएल के एंगल से। ओके सर। अब एक चीज अपने पास नोट डाउन कर लो, वो ये कि बैलेंस शीट के सवालों में आपने आपस के पेएबल और रिसीवेबल्स को उल्टाना और एसेट्स और लायबिलिटीज के ऊपर नजर रखनी है। ये लाइन लिख लो। बैलेंस शीट के सवालों में आपने आपस कंपनी पेरेंट और सब्सिडरी के आपस के पेएबल और रिसीवेबल को उल्टाना है और एसेट्स और लायबिलिटीज के ऊपर नजर रखनी है। लिख लिया? जी। और पीएनएल के सवालों में, पीएनएल में क्या जाता है? इनकम और एक्सपेंसेस। जी। पीएनएल के सवालों में हमने इनकम और एक्सपेंसेस के ऊपर नजर रखनी है और उनको उल्टाना। आपस की पेरेंट और सब्सिडरी की आपस की इनकम और एक्सपेंसेस को हमने क्या करना है? उल्टाना। बैलेंस शीट में हम पेबल रिसीवेबल्स के ऊपर नजर रखते थे, पीएनएल में हमने इनकम्स और एक्सपेंसेस के ऊपर नजर रखनी है। आपस की इनकम्स और आपस के जो एक्सपेंसेस हैं उनको हमने उल्टाना। ठीक है। अच्छा जी, अब हम शुरू करना चाहेंगे बाकायदा ना कंसोलिडेटेड पीएनएल। तो ये सब कुछ बना बनाया पड़ा हुआ है। सबसे पहली एडजस्टमेंट हम लोग पढ़ने लगे हैं सेल ऑफ स्टॉक की। स्क्रीन पे क्लियर है ये? जी सर। ये देखो, ये पेरेंट है, पेरेंट ने बाहर से परचेज की चीज 50 रुपए की, ठीक है, और उसने 100 रुपए की क्या कर दी, आगे सब्सिडरी को सेल कर दी। सॉरी, एग्जाम्पल नंबर 1 चेंज कर। पेरेंट की सेल आ रही है जी 50 रुपए और पेरेंट की बाहर से उसने खरीदी थी 50, सॉरी पेरेंट की सेल आ रही है 100 रुपीज की और उसने बाहर से खरीदी थी 50 की। वर्ड्स पता नहीं, पेरेंट ने सेल किया 100 की और उसने बायर से खरीदी थी 50 की, तो पेरेंट का जीपी आ गया 50, ठीक है। सब्सिडरी ने अपनी ये पेरेंट की सेपरेट फाइनेंशियल स्टेटमेंट है, ये सब्सिडरी की सेपरेट फाइनेंशियल स्टेटमेंट है। फिर सब्सिडरी की सेपरेट फाइनेंशियल स्टेटमेंट में 90 की सेल आ रही है और उसने 55 रुपए की वो खरीदी थी, यानी उसकी कॉस्ट ऑफ सेल आ रही है। तो सब्सिडरी ने प्रॉफिट कमाया 35 का। ये आपस का प्रॉफिट नहीं है, एक बात याद रखो, ये इनकी सेपरेट फाइनेंशियल स्टेटमेंट बनी हुई है। अब जी पीएनएल बनाने के लिए हम क्या करते हैं, हम पेरेंट की सेपरेट फाइनेंशियल स्टेटमेंट का पीएनएल को पकड़ते हैं और सब्सिडरी के सेपरेट फाइनेंशियल स्टेटमेंट के पीएनएल को पकड़ते हैं, इन दोनों को जमा कर देते हैं, लाइन बाय लाइन जमा कर देते हैं। जैसे हम बैलेंस शीट के सवालों में लाइन बाय लाइन आइटम्स को जमा कर देते थे, यानी पी प्लस एस कर देते थे, तो इसमें भी हम क्या करते हैं, पी प्लस एस कर देंगे। मतलब कि अगर हमने ग्रुप की सेल निकाली है तो कैसे निकलेगी, इन दोनों को क्या कर दो जमा। ग्रुप की कॉस्ट ऑफ सेल निकालनी है तो इनको क्या कर दो जमा। ये कितनी बन जाएगी 105। और ग्रुप का ग्रॉस प्रॉफिट निकालना है तो इसको भी हमने क्या कर दिया जमा। तो हमने लाइन बाय लाइन आइटम को क्या कर दिया ऐड, तो हमारे पास ये आगे कंसोलिडेटेड पीएनएल बन गया, ठीक है। ठीक है। तो ये कंसोलिडेटेड पीएनएल की है अप्रोच। अब हम चलते हैं अगले सवाल। ये तो वो सेपरेट फाइनेंशियल स्टेटमेंट थी, आपस में कोई भी सेल इन्होंने एक दूसरे को नहीं की हुई थी।
अब हम उस सिनेरियो पे आते हैं जब ये एक दूसरे को भी सेल करेंगे। तो अब देखो, पेरेंट ने बाहर से 100 रुपए की चीज खरीदी, ठीक है, तो पेरेंट की परचेजेस में आ गई। कॉस्ट ऑफ सेल कैसे निकलती है? ओपनिंग स्टॉक प्लस परचेजेस माइनस क्लोजिंग स्टॉक। जी। तो हमारे पास ओपनिंग स्टॉक कुछ था नहीं और ये 100 रुपए की चीज हमारी परचेज थी और क्लोजिंग में कुछ नहीं बचा, हमने ये 100 की चीज बेच दी, कितने की? 150 की, ठीक है। तो हमने कितना, पेरेंट ने कितना प्रॉफिट कमा लिया? 50 का। जी। सब्सिडरी को ये कितने, सब्सिडरी के लिए तो ये परचेज होगी ना 150 की, तो ये यहाँ पे सब्सिडरी की परचेज में आ गई। ओके। ठीक है, सब्सिडरी ने आगे ये बेच दी, कितने की बेच दी? 240 की। तो 150 की खरीद के 240 की बेच दी, तो सब्सिडरी ने कितना प्रॉफिट कमाया? 90 रुपीज का। 90 रुपीज का, शाबाश। तो अब हमारा जो पीएनएल बनाने की अप्रोच है वो क्या होती है? लाइन बाय लाइन आइटम्स को ऐड कर दो, ऐसे ही होता है। अब हमने लाइन बाय लाइन आइटम्स को ऐड कर देना, मतलब सेल को सेल में ऐड कर दो। 150 किया और प्लस 240, हमने 150 प्लस 240 किया, ये हमारी सेल बन गई 390 की, ठीक है जी। ग्रुप की। अब ये ग्रुप की हम बना रहे हैं सेल, तो ये हमारे ऊपर क्या बना है? कंसोलिडेटेड पीएनएल बन रहा है। और कंसोलिडेटेड पीएनएल बनाने का तरीका ये है कि आप लाइन बाय लाइन आइटम्स को क्या कर दो? ऐड कर दो। ठीक है। अच्छा, अब ग्रुप की कॉस्ट ऑफ सेल निकालनी है, तो इसकी कॉस्ट ऑफ सेल कितनी थी? 100, और इसकी कॉस्ट ऑफ सेल कितनी थी? 150। तो हमने कॉस्ट ऑफ सेल निकाली, कितने की आ गई? 250। और ग्रुप का अगर हमने जीपी निकालना है तो 50 प्लस 90 कर देंगे, तो वो कितना बनेगा? 140। तो इनको माइनस करके देखेंगे तब भी क्या बन रहा होगा? 140। ठीक है। लेकिन अब ना यहाँ पे एक मसला है जरा सा, जैसे वहां पे मसला हुआ करता था ना बैलेंस शीट के सवाल में, और वो मसला क्या है? अब आपने ये सोचना है कि ये दोनों है ग्रुप, ठीक है, ये अब एक ही है। हमारे जी। ग्रुप के अंदर चीज कितने की आई थी? 100 रुपए की। ग्रुप के अंदर चीज हमने बाहर से जो खरीदी थी, कितने की खरीदी है? 100 की। हमारे ग्रुप से जब वो चीज बाहर गई है तो कितने की गई थी? 240। 240 की बेची है ना। तो हमारा प्रॉफिट ग्रुप ने कितना कमाया? 140। हमारा प्रॉफिट तो बिल्कुल ठीक है, प्रॉफिट में कोई मसला नहीं है, ठीक है, प्रॉफिट को कुछ करने की जरूरत नहीं है। ग्रुप की सेल देखो, ग्रुप ने सेल कितने की? 240। हाँ बिल्कुल, क्योंकि 100 की खरीद के हमने 240 की बेच दी। तो हम ग्रुप के एतबार से देखें तो ग्रुप ने कितने की बेची है? 240 की, लेकिन हमारी सेल कितने की नजर आ रही है? 390 की। तो ग्रुप ने 390 रुपए की सेल की है। नहीं। अब कॉस्ट ऑफ सेल, ग्रुप ने कॉस्ट ऑफ सेल का मतलब कितने की खरीदी थी? ग्रुप ने कितने की खरीदी थी चीज? 100 की। 100 की। हमारी कंसोलिडेटेड कॉस्ट ऑफ सेल कितनी नजर आ रही किताबों में? 250। 250। तो क्या हमारी कंसोलिडेटेड कॉस्ट ऑफ सेल 250 है? नहीं, वो तो है 150। तो अब हमारी जो कॉस्ट ऑफ सेल और जो सेल वो है ना, 100 है। सॉरी 100 है वो, हाँ जी, हमारी कॉस्ट ऑफ सेल और हमारी जो सेल है ना वो क्या हुई हुई है? ओवरस्टेट हुई पड़ी है, ठीक है। और वो किस अमाउंट से ओवरस्टेट हुई पड़ी है? हमारी सेल की अमाउंट से, ठीक है। तो हमने क्या करें, अगर हम इसको सेल की अमाउंट से कम कर दें, यानी सेल को भी 150 से कम कर दें, ये किस अमाउंट से कम कर रहे हैं? सेल अमाउंट से। ठीक है। और हमारी कॉस्ट ऑफ सेल को भी कम कर दिया हमने, किससे? सेल की अमाउंट से। तो 390 में से 150 माइनस करो तो आ गई हमारी ग्रुप की जो सेल होनी चाहिए थी 240 की। जी सर। और हमारे पास ग्रुप की कॉस्ट ऑफ सेल कितनी आ गई? 100। 250 में से 150 माइनस किया तो आ गई 100। और हमारा ग्रुप का प्रॉफिट भी कितना आ रहा है? 140। प्रॉफिट में तो कोई मसला नहीं था, सेल और कॉस्ट ऑफ सेल में मसला था। तो हमने क्या करना है, जब भी कंपनी आपस में पेएबल, आपस की इनकम, आपस की सेल करेगी ना, एक दूसरे को सेल करेगी और प्रॉफिट बुक करेगी, और हमारा कंसोलिडेटेड पीएनएल बन रहा होगा, तो हम क्या करेंगे? सेल की अमाउंट से, सेल की अमाउंट से, फिर कह रहा हूँ सेल की अमाउंट से हमने सेल को भी कम कर देना है, कॉस्ट ऑफ सेल को भी क्या कर देना? कम। सेल को कम करने का तरीका क्या है? सेल डेबिट। और कॉस्ट ऑफ सेल को कम करने का तरीका क्या है? कॉस्ट ऑफ सेल क्रेडिट। तो ये होगी पहली एंट्री हमारी। अब अगर हम कहें कि हमारे ग्रुप का पीएनएल कैसे बनेगा, तो ग्रुप का पीएनएल बनेगा, सेल आ गई 240 की, परचेजेज आई 100 की, 240 माइनस 100, और हमारा प्रॉफिट आ गया कितना? 140। समझ आ गई पहली बात? जी सर। अच्छा, अब ये तो बात, ये सिनेरियो तब था, मैं ये लिखता जाता हूँ ताकि आपको याद रहे। नो इंटर ग्रुप सेल, जब आपस में कोई इंटर ग्रुप सेल
नहीं थी। ठीक है, ये है सिनेरियो तब जब इंटर ग्रुप सेल है, इंटर ग्रुप सेल है बट नो अनसोल्ड स्टॉक, कोई अनसोल्ड स्टॉक नहीं रहा। हमने एडजस्टमेंट क्या पढ़नी थी, अनरियलाइज प्रॉफिट ऑन अनसोल्ड स्टॉक। तो ऐसे ही है ना, अभी हमने पूरे का पूरा स्टॉक बेच दिया, 150 रुपए की खरीदी थी और 150 वाली चीज 240 की पूरी बेच दी, तो कोई क्लोजिंग स्टॉक बचा ही नहीं था। जी सर। तो अब हम आते हैं तीसरे सवाल पे। हमने वहां से रूल बना लिया कि भाई सेल की अमाउंट से ना, अब पहला रूल बना चुके हैं हम अपना कि हमने सेल की अमाउंट से सेल को डेबिट कर देना और कॉस्ट ऑफ सेल को क्या कर देना, क्रेडिट। ये रूल नंबर 1 हमारा बन चुका है। अब आते हैं रूल नंबर 2 बनाते हैं यहाँ से। अच्छा, ये आ गई जी हमारी, ये आ गई हमारी, इसको करने से पहले ना यहाँ रूल नंबर 2, पेरेंट ने बाहर से एक चीज खरीदी थी 100 रुपए की, ठीक है, और उसने आगे सब्सिडरी को सेल कर दी 150 की, सब्सिडरी को 150 की सेल कर दी, तो सब्सिडरी की कॉस्ट ऑफ सेल कितनी आ रही होगी, 150। हाँ, लेकिन सब्सिडरी ने वो आगे किसी को बेची ही नहीं, सब्सिडरी ने वो आगे किसी को बेची नहीं, तो वो उसकी क्लोजिंग स्टॉक के अंदर आके पड़ी होगी, तो उसकी सेल में भी कुछ नहीं आ रहा होगा, उसकी कॉस्ट ऑफ सेल में भी कुछ नहीं आ रहा होगा, जीपी भी कुछ नहीं होगा, लेकिन उसके बाद क्लोजिंग स्टॉक नजर आ रहा है 150 का। जी ऐसे ही है, जी ठीक है। अब आपने सोचना है ग्रुप के हिसाब से, ग्रुप के हिसाब से ये बन गया हमारा ग्रुप। ग्रुप में एक चीज आई कितने की, 100 रुपए की, जी। ठीक है। अब वो ग्रुप से बाहर निकली है कोई चीज, नहीं निकलेगा। हाँ नहीं निकली। अगर हम यहाँ पे कंसोलिडेटेड पीएनएल बनाए ना, तो हम क्या कर देंगे, P प्लस एस, P प्लस एस, P प्लस एस, 150 जमा 0 150, 100 जमा 0 100, 50 जमा 0 50, ये कंसोलिडेटेड पीएनएल बन गया, लेकिन क्या बना, गलत। अब तो ठीक पहला है। तो लगेगा रूल नंबर 1 कि सेल की अमाउंट से हमने क्या कर देना, सेल को भी कम कर देना और कॉस्ट ऑफ सेल को भी कम, सेल की अमाउंट से हमने सेल को भी कम कर दिया और कॉस्ट ऑफ सेल को भी क्या कर दिया, कम कर दिया ना हमने, कम। जी सर। अच्छा, अब रूल नंबर 2 जो यहाँ पे मसला, यहाँ पे एक और आ गया, और वो मसला पता क्या है, क्लोजिंग स्टॉक। हाँ क्लोजिंग स्टॉक का। वो ये कि हमारे ग्रुप के अंदर एक चीज आई थी 100 रुपए की, और हमारे क्लोजिंग स्टॉक के अंदर वो चीज पड़ी हुई है 150 रुपए की, ठीक है। तो हमने एक चीज बाहर से 100 की खरीद के अपनी किताबों में 50 रुपए की ज्यादा दिखाई हुई है, जी 50 रुपए की हमने ज्यादा दिखाई हुई है, तो हमने वो जो चीज ज्यादा दिखाई हुई है, क्लोजिंग स्टॉक हमारा क्या हुआ है, बड़ा हुआ है, क्लोजिंग स्टॉक को मैंने कम करना है, ऐसे ही है। जी सर। तो मैं कॉस्ट ऑफ सेल को अगर बढ़ा दूं तो क्लोजिंग स्टॉक कम हो जाएगा। कॉस्ट ऑफ सेल क्या है, एक्सपेंस, एक्सपेंस को अगर मैं बढ़ा दूं तो जीपी खुद ब खुद गिर जाएगा। रूल पढ़ा हुआ था ना आपने, जितना क्लोजिंग स्टॉक ज्यादा उतना प्रॉफिट ज्यादा, ये पता जी है रूल। हाँ जी सर। जी तो हम अगर कॉस्ट ऑफ सेल को बढ़ा दें तो प्रॉफिट खुद ब खुद नीचे चला जाएगा। जी सर। तो हमने क्या करना है, प्रॉफिट की जो अमाउंट है ना, जो गेन है, उस गेन की अमाउंट से हमने कॉस्ट ऑफ सेल को क्या कर देना, बढ़ा देना। लेकिन सर इस तरह कॉस्ट ऑफ सेल नहीं बढ़ जाएगा। हाँ तो ये देखो ना, आप सिर्फ ये देखो कि बाहर से एक चीज आई थी 100 रुपए की, और हमारी किताबों में 150 की पड़ी हुई है। ग्रुप के एतबार से देखो तो ये 100 रुपए की पड़ी होना चाहिए, हमारा क्लोजिंग स्टॉक 100 रुपए का पड़ा होना चाहिए। वाकयातन ऐसे ही होना चाहिए जैसे आप कह रहे हो ना कि सर ये 50 रुपए जाके क्लोजिंग स्टॉक में से माइनस करने चाहिए, अच्छा बिल्कुल ठीक। ऐसे ही, ऐसे ही है ना। जी जी अगर मैं ये 50 रुपए जाके क्लोजिंग स्टॉक में से माइनस करता हूँ, ठीक है, तो जो क्लोजिंग स्टॉक में से जब मैं माइनस करूंगा तो क्लोजिंग स्टॉक हो जाएगा कम, क्लोजिंग स्टॉक कम होगा तो कॉस्ट ऑफ सेल खुद ब खुद बढ़ जाएगी ना। जी तो मैंने क्या किया कि मैं बजाय ओपनिंग प्लस परचेजेस माइनस क्लोजिंग स्टॉक करके क्लोजिंग स्टॉक को कम करूं, नेट इंपैक्ट तो यही होगा कि कॉस्ट ऑफ सेल बढ़ जाएगी। जी तो मैंने कॉस्ट ऑफ सेल को बढ़ा दिया। बिल्कुल जेन्युइन बात है, आपने बिल्कुल ठीक कहा कि इसकी एंट्री होनी यही चाहिए कि जाके क्लोजिंग स्टॉक को कम करो, और हम करते भी क्लोजिंग स्टॉक को ही कम है। ठीक है सर। रूल नंबर 1 था कि हमने सेल को कम कर देना है और कॉस्ट ऑफ सेल को कम कर देना है। रूल नंबर 2, कॉस्ट ऑफ सेल को बढ़ा दो और क्लोजिंग स्टॉक देखो खुद ब खुद हमने कम किया कि क्लोजिंग स्टॉक कम करो और कॉस्ट ऑफ सेल क्या हो जाएगी, उससे बढ़ जाएगी 50 रुपए से। ठीक ये है। एंट्री हमने की थी सेल की अमाउंट से। और बैलेंसिंग तो कॉस्ट ऑफ सेल में 100 ही जा रहा है ना।
जी अब देखो ये सब कुछ करने के बाद हमारी सेल कितनी नजर आ रही है किताबों में? 0। 150। हमारी कॉस्ट ऑफ सेल कितनी नजर आ रही है? 0। लेकिन कॉस्ट ऑफ सेल हमने 50 से बढ़ा दी तो हमारा स्टॉक खुद ब खुद 100 पे पहुंच गया, हाँ ठीक है। 150 पे जो पड़ा था। जी जी ठीक है। तो रूल नंबर 2, अभी ये सारी थी बकवास, ये बकवास आपको पेपर में याद रहनी ही नहीं, ये सिर्फ एक कॉन्सेप्ट था कि हम ये कर क्यों रहे हैं, ठीक है। ठीक है। तो अब जो याद रहने वाली बात है वो ये, रूल नंबर 1 कि सेल हमने जो क्या नाम लेते हैं अमाउंट, जिस अमाउंट से हमने सेल की है ना, चाहे पेरेंट ने सब्सिडरी को सेल की है या सब्सिडरी ने पेरेंट को सेल किया, ठीक है। तो जो सेल की है ना, सेल की अमाउंट से एंट्री करनी है सेल डेबिट कॉस्ट ऑफ सेल क्रेडिट, और जो अनरियलाइज्ड प्रॉफिट है उसकी एंट्री करनी है कॉस्ट ऑफ सेल डेबिट, और हमारे पास क्लोजिंग स्टॉक या इन्वेंट्री क्रेडिट। ये एंट्री आपको याद करवाता हूं, अभी याद आ जाएगी आपको, देखना। सोल्ड, अनसोल्ड और अनसोल्ड का प्रॉफिट जो होता था, जी सर। और मैं कहता होता था यहाँ पे एंट्री करनी है कॉस्ट ऑफ सेल डेबिट और इन्वेंट्री क्रेडिट, याद आई? जी। तो वो ये एंट्री है कॉस्ट ऑफ सेल डेबिट और, इन्वेंट्री क्रेडिट। तो यहाँ से हमारे पास 2 रूल आ गए। अब इस सवाल को देखते हैं हम। ये पेरेंट की टोटल सेल आ रही है 10,000 की, इस सेल के अंदर वो सेल भी पड़ी हुई है जो उसने सब्सिडरी को की है, ठीक है। ये सब्सिडरी की टोटल सेल आ रही है, इसमें वो सब सेल भी पड़ी हुई है जो इसने पेरेंट को की है, ठीक है। हमने रूल याद रखना है, बस हमने सिर्फ रूल याद रखना है। और हमारा रूल क्या है कि जो पेरेंट ने सब्सिडरी को सेल की होगी उस अमाउंट से हमने क्या करना है, सेल डेबिट और कॉस्ट ऑफ सेल क्रेडिट, और जो प्रॉफिट कमाया होगा, अनरियलाइज प्रॉफिट और अनसोल्ड स्टॉक होगा, उसको हम क्या करेंगे, उसकी एंट्री क्या करेंगे, शाबाश बताओ, अभी सीखी हमने, कॉस्ट ऑफ सेल डेबिट इन्वेंट्री क्रेडिट। ठीक है। तो हमने कहा ये आगे कंसोलिडेटेड पीएनएल बनाना ना हमने, तो सबसे पहले हम क्या करेंगे, सेल जमा पेरेंट की सेल और सब्सिडी की सेल को लाइन बाय लाइन जमा कर देंगे, इसकी सेल और कॉस्ट ऑफ सेल को लाइन बाय लाइन जमा कर देंगे, और इसको भी लाइन बाय लाइन जमा कर देंगे। प्लस फिर ये देखेंगे कि इनकी आपस की कोई सेल तो नहीं है। तो नीचे आज उसने बताया कि पेरेंट सोल्ड गुड्स 600 रुपए की चीज थी जिसकी कॉस्ट 600 की है, हमने उसको बेच दिया कितने का, 950 का। तो ये क्या सेल की अमाउंट दी हुई है ना। जी। तो सेल की अमाउंट से क्या करते थे हम, सेल को भी कम करते थे और कॉस्ट ऑफ सेल को भी। तो हमने सेल की अमाउंट से सेल को भी कम कर दिया देखो, और कॉस्ट ऑफ सेल को भी क्या कर दिया हमने, कम, ठीक है। ठीक है। और सब्सिडरी ने जो सेल की है 400 रुपए वाली चीज हमने कितने की बेच दी है, 720 की। तो सब ये भी सेल की अमाउंट दी हुई है, ये सेल की कॉस्ट दी हुई है, ये सेल की अमाउंट दी हुई है। तो सेल की अमाउंट से सेल भी कम कर दो, कॉस्ट ऑफ सेल भी कम कर दो, तो भाई ये बन गया आपका कंसोलिडेटेड पीएनएल। ये देखो, ठीक है सर। तो स्टॉक की एडजस्टमेंट होगी, समझ आ गया। जी। तो कहानी का रूल जो है, पूरी कहानी का रूल वो ये है कि आपने सेल को डेबिट करना है और कॉस्ट ऑफ सेल को करना है क्रेडिट। किस अमाउंट से करना है जी, सेल की अमाउंट से। और आपने जो स्टॉक लेफ्ट ओवर है यानी अनसोल्ड है, उसके ऊपर आपने क्या करना है, कॉस्ट ऑफ सेल डेबिट और स्टॉक को क्या कर देना है, क्रेडिट। ये एंट्री करनी है सेल की अमाउंट से, और ये अनरियलाइज्ड जो गेन पड़ा है उसकी अमाउंट से। ठीक है। ठीक है सर। और अगर यही सवाल बैलेंस शीट के एंगल से आया होता तो फिर इसको बैलेंस शीट में उस तरीके से सोचते जिस तरीके से आपने सोचना है। ओके सर। ठीक है। ठीक है। अब इसके ऊपर एक और सवाल देख लेते हैं। अच्छा जी, वो कह रहा है सेल है 20,000 की, ये वो सेल है टोटल सेल पेरेंट की, ये सब्सिडरी की टोटल सेल है, ये टोटल कॉस्ट ऑफ सेल, ये टोटल कॉस्ट ऑफ सेल। अगर हमने यहाँ कंसोलिडेटेड पीएनएल बनाना हो तो हम क्या करेंगे, सेल इसमें P प्लस एस कर देंगे कि 20,000 जमा 18,500, और यहाँ कर देंगे कॉस्ट ऑफ सेल कितने, 10,500 जमा 12,500। फिर देखेंगे आपस की कोई सेल तो नहीं है, ऐसे ही है ना। जी। फिर हम आए और हमने आके अपने आप से पूछा क्या कोई आपस की सेल है, तो इधर आके हमने पूछा, उसने कहा पेरेंट टू सब्सिडरी जो है ना 2400 रुपए की सेल की है। हमने कहा जो 2400 रुपए की सेल की है तो इसको पहले सेल की अमाउंट से कम कर देंगे और कॉस्ट ऑफ सेल की अमाउंट से भी क्या कर देंगे, कम, ऐसे ही है। जी। फिर सब्सिडरी ने पेरेंट को भी की है कितने की, 1500 की अमाउंट से, तो इसको भी 1500 की अमाउंट से कम कर देंगे और इसको भी 1500 की अमाउंट से कम कर देंगे। फिर
जो गुड्स लेफ्ट है उसके ऊपर 60% मार्जिन भी कमाया। इंट्रा ग्रुप सेल आर मेड एट 20% जीपी, 20% जीपी के ऊपर हमने सेल की है। तो हमने पहली एंट्री तो कर दी सेल डेबिट, कॉस्ट ऑफ सेल क्रेडिट, P2S की भी कर दी और S2P की भी कर दी। अब P2S और S2P जो है उसकी एक एंट्री रह गई करने वाली, वो क्या है, कॉस्ट ऑफ सेल डेबिट और इन्वेंट्री क्रेडिट, ऐसे ही है ना। जी अब 20% मार्जिन के ऊपर की है ना हमने सेल, तो हम यहाँ से निकाल लेते हैं सिंपल, हमारा प्रॉफिट कितना होगा, इक्वेशन लगाएंगे कॉस्ट प्लस प्रॉफिट इज इक्वल टू सेल। 20% सेल का है तो सेल कितनी होगी 100, कॉस्ट कितनी होगी 80 और 20% हमारा क्या है प्रॉफिट। अब हमारे पास सेल की फिगर दी हुई है 2400 कितने पे पड़ा है 100 पे, और हमें प्रॉफिट चाहिए वो कितना है 20, कितना आएगा प्रॉफिट, इस वाले केस का प्रॉफिट कितना आएगा 288 आना चाहिए। देखो देखते हैं। आ रहा है 480 आ रहा है आंसर। 480 आंसर आ रहा है। अच्छा ये आ गया 480, ये तो आ गया टोटल सेल, जो टोटल आपने सेल की उसका प्रॉफिट, उसमें से 60% जो है वो लेफ्ट है, जी तो इसका 60% कितना हो जाएगा 288। हमने निकालना होता है अनरियलाइज्ड प्रॉफिट ऑन अनसोल्ड स्टॉक। अनसोल्ड स्टॉक कितना रह गया 60%। ये तो 480 का प्रॉफिट हमने 2400 रुपए की सेल पे कमाया है, लेकिन इसमें से हमें चाहिए कितना 60। 288 आया है हाँ 60%। 288, तो हम क्या करेंगे इस अमाउंट से कॉस्ट ऑफ सेल को डेबिट कर देंगे, मतलब कॉस्ट ऑफ सेल को बढ़ा देंगे। कॉस्ट ऑफ सेल एक्सपेंस है, इसको डेबिट करना, यानी इसको कॉस्ट ऑफ सेल 288 से बढ़ा दी हमने। समझ आ गई बात? नहीं नहीं है, कॉस्ट ऑफ सेल क्या होती है, एक्सपेंस नहीं होता। दूसरा रूल क्या था, रूल नंबर 2, कॉस्ट ऑफ सेल डेबिट और इन्वेंट्री को कर दो क्रेडिट। सर ये आपने प्रॉफिट से कैसे निकाला है? मैंने प्रॉफिट कैसे निकाला, मैंने सिंपल इक्वेशन लगाई है मार्कअप मार्जिन की। वो कह रहा है इंट्रा ग्रुप सेल जो है ना, इंट्रा ग्रुप सेल्स आर मेड एट जीपी ऑफ 20%, ग्रॉस प्रॉफिट ऑफ 20%। आपने ये जो सी प्लस पी ये इसमें से ये सेल्स निकालनी है या प्रॉफिट निकालना है? हम क्या करते होते थे, कॉस्ट प्लस प्रॉफिट इज इक्वल टू सेल, जिसके साथ प्रॉफिट की परसेंटेज अटैच है उसको क्या समझो 100। तो उसने क्या कहा 20% ऑफ सेल है जीपी, ठीक है। ग्रोस प्रॉफिट मार्जिन का मतलब यही होता है कि सेल के साथ परसेंटेज अटैच है, ठीक है। 480 प्रॉफिट निकला है। जी जी, तो मैंने ये तो देखो 2400 क्या दी हुई है हमारे पास सेल, पेरेंट टू सब्सिडरी की ये दी हुई है सेल, हमें सेल की फिगर से हमने ये कम कर दिया। फिर हमें चाहिए अनरियलाइज प्रॉफिट, और प्रॉफिट निकालने के लिए हमने क्या करना है कि ये 2400 तो 100 पे पड़ा सेल की अमाउंट पे, प्रॉफिट कितना है इसमें बीच में 20%, तो गिवन अमाउंट की परसेंटेज मल्टीप्लाई बाय रिक्वायर्ड अमाउंट की परसेंटेज। ठीक है सर, लगी समझ। ये फार्मूला अपने पास लिखो, रिक्वायर्ड अमाउंट बराबर होती है गिवन अमाउंट और गिवन जो हमारे पास गिवन अमाउंट है उसकी परसेंटेज, मल्टीप्लाई कर दो इसको रिक्वायर्ड अमाउंट की परसेंटेज के साथ। ये आपके पास, अब रिक्वायर्ड अमाउंट आपके पास क्या है, क्या चाहिए आपको प्रॉफिट, गिवन अमाउंट क्या है, सेल आपको दी हुई है 2400 सेल दी हुई है, सेल की परसेंटेज कितनी है 100, तो जाना किसकी परसेंटेज पे है प्रॉफिट की परसेंटेज, 20 से मल्टीप्लाई करो तो आपके पास प्रॉफिट आ जाएगा। ये किया मैंने, वहां इतनी बार पी प्लस एस करते होते थे, भूल गए हो जब एफ में पढ़ते थे। सर वो ठीक है, प्रॉफिट आया, प्रॉफिट में से जो अनसोल्ड था वो निकाल लिया और उसको कॉस्ट ऑफ सेल में ऐड कर दिया। ठीक है। जी, हमने एंट्री किया रूल नंबर 2 की, कॉस्ट ऑफ सेल डेबिट कर दो, कॉस्ट ऑफ सेल डेबिट हो रही है मतलब बढ़ रही है, हम्म तो हमने बढ़ा दी 288 से। अब इसके ऊपर भी यही इंप्लीमेंट करेंगे सिंपल, इसमें करके दिखाओ जल्दी से क्या करेंगे। तो 300 डिवाइडेड बाय,
90 आंसर आ रहा है। जी 90 से हमने यहाँ क्या किया, कॉस्ट ऑफ सेल को बढ़ा दिया, ठीक है। इन्वेंटरी हाँ इन्वेंट्री बैलेंस शीट बना रहे होते तो इन्वेंट्री को क्रेडिट कर देते जाके। अभी आप क्या बना रहे हो, पीएनएल। तो पीएनएल में आपने जो एक साइड थी वो पूरी डाल कर दी, कॉस्ट ऑफ सेल को बढ़ा दिया, ठीक है। अभी आप पीएनएल का सवाल कर रहे हो, इसलिए मैंने पहली बात बताई थी कि बैलेंस शीट का सवाल करते हुए पेएबल रिसीवेबल पे नजर रखनी है, एसेट लायबिलिटीज पे नजर रखनी है, और पीएनएल का सवाल करते हुए इनकम्स एक्सपेंसेस पे नजर रखनी है। आपने एंट्री ये करवाई है ना, एंट्री कॉस्ट ऑफ सेल डेबिट और क्लोजिंग स्टॉक क्रेडिट। हाँ तो कॉस्ट ऑफ, मैंने एंट्री करवाई कॉस्ट ऑफ सेल डेबिट, कॉस्ट ऑफ सेल को बढ़ा दो, और इन्वेंट्री या क्लोजिंग स्टॉक क्रेडिट, ये मैंने करवाई है एंट्री, ठीक है। जी तो कॉस्ट ऑफ सेल कितने से डेबिट हुई, 90 से, मैंने आके डेबिट कर दी, बढ़ा दी। तो ये इन्वेंट्री बैलेंस शीट में खुद ब खुद क्रेडिट होगी जाके। हम बैलेंस शीट बना रहे हैं, नहीं बना रहे होते तो इसको यहाँ क्रेडिट कर देते। क्लोजिंग स्टॉक तो है ना पीएनएल में। पीएनएल के अंदर क्लोजिंग स्टॉक आता है। कॉस्ट ऑफ सेल, हाँ कॉस्ट तो ऑफ हमने सेल कॉस्ट ऑफ आपने। सेल बढ़ा के क्लोजिंग स्टॉक को एडजस्ट कर तो दिया, अच्छा ठीक है, कि नहीं किया। ठीक है सर। देखो कंफ्यूज ना करो अपने आप को। मैंने आपको 2 रूल बताए हैं सिंपल, सिर्फ उस रूल के ऊपर अपने आप को ना अपना दिमाग लगाओ। रूल नंबर 1 मैंने आपको बताया, कॉस्ट ऑफ सेल को बढ़ाते इसलिए क्योंकि क्लोजिंग स्टॉक कम करना होता है। जी अच्छा, ये बात थी, ठीक है सर। हमने यहाँ पे सेल को डेबिट किया था और कॉस्ट ऑफ सेल को क्या कर दिया था, क्रेडिट। अभी ये भी पीएनएल की आइटम थी, ये भी पीएनएल का आइटम था, तो दोनों पीएनएल के अंदर आपको नजर आ गए थे, और हमारा सवाल भी पीएनएल का था। फिर दूसरी एंट्री हमारी थी कॉस्ट ऑफ सेल डेबिट और इन्वेंट्री हो रही थी क्रेडिट। ये लेक्चर में एक बार दोबारा लेना, आपको सारे कॉन्सेप्ट रिवाइज हो जाएंगे, ठीक है। नहीं सर, लगी है समझ। तो बस मैंने ये पोस्टिंग की है। हाँ सर अगर ये हम बैलेंस शीट भी बना रहे होते पीएनएल के साथ तो हम वहां जाके इन्वेंट्री को क्रेडिट करते, मैं मानता हूँ कि उसको वहां जाके क्रेडिट करते। ठीक है। अब तो पूरी बात की समरी ये है कि कंसेप्ट को आगे लगा दो, अगर समझ नहीं हो तो फिर लेक्चर ले लेना, आपको समझ आ जाएगा खुद कि जो सेल को कम करना है और कॉस्ट ऑफ सेल को कम करना है, ठीक है। सेल डेबिट यानी यहाँ एंट्री हुई है सेल डेबिट और कॉस्ट ऑफ सेल क्रेडिट, किस अमाउंट से करनी है, बाय इंट्रा ग्रुप सेल अमाउंट, सेल की अमाउंट से, जो आपस में सेल की है उसकी अमाउंट से। और कॉस्ट ऑफ सेल को बढ़ा दो और स्टॉक को कम कर दो, यानी एंट्री क्या हुई है, कॉस्ट ऑफ सेल डेबिट और स्टॉक क्या हो रहा है, क्रेडिट। तो ये किस चीज की अमाउंट से करना है, बाय अनरियलाइज्ड प्रॉफिट ऑन अनसोल्ड स्टॉक, जो स्टॉक अनसोल्ड रह गया है उसके ऊपर अनरियलाइज्ड प्रॉफिट। और प्रॉफिट कैसे निकालेगा वो, C प्लस P इज इक्वल टू S वाली इक्वेशन से। ओके सर। इसके ऊपर ना मेरे पास सवाल बने पड़े हैं, मैं आपको सवाल दूंगा, आपको हिफ्ज हो जाएगा, ये मुझे याद कराऊंगा। समझ आ गया। जी अच्छा जी, ये है बाकी सारी एडजस्टमेंट, ये लिखी हुई है जी। अब वो बाकी सारी एडजस्टमेंट क्या है, एज्यूम करो ये हमारा पेरेंट है और उसका सेपरेट पीएनएल वो बना हुआ है, सेपरेट फाइनेंशियल स्टेटमेंट बनी हुई, ठीक है। और ये सब्सिडरी की सेपरेट फाइनेंशियल स्टेटमेंट बनी हुई है। अब यहाँ पे कंसोलिडेटेड पीएनएल बनाना है हमने। एक एडजस्टमेंट तो हमने पढ़ ली ना, प्रॉफिट वाली। जी अब एडजस्टमेंट नंबर 2, फेयर वैल्यू एडजस्टमेंट। फेयर वैल्यू एडजस्टमेंट का क्या इंपैक्ट आएगा पीएनएल के ऊपर। डेप्रिसिएशन एक्सपेंस आता है। हाँ देखो, अब छोटी सी एक बात सुनो, अपना पीएनएल के एंगल से सुननी है बात। हम क्या करते थे, एक्विजिशन डेट के ऊपर एसिड सब्सिडरी के तमाम एसिड्स को उठाते थे, बुक वैल्यू से उठा के कहाँ ले जाते थे, कॉस्ट पे ले जाते थे, ऐसे ही है। फेयर वैल्यू। फेयर वैल्यू पे ले जाते थे, और सॉरी हाँ मैंने कॉस्ट पे कह दिया, पता नहीं। हम कहते थे कि बुक वैल्यू से उठाओ एसिड्स को और उनको कहाँ पे ले जाओ आप, फेयर वैल्यू पे। फेयर वैल्यू पे ले जाओ। तो ये आप इंक्रीज लेके आ रहे थे। किताबों में किस चीज के ऊपर पड़े होंगे एसिड्स, बुक वैल्यू पे। बुक वैल्यू पे। किताबों से मुराद क्या है, सेपरेट फाइनेंशियल स्टेटमेंट्स। सेपरेट फाइनेंशियल स्टेटमेंट में नजर आ रहे होंगे वो बुक वैल्यू पे, लेकिन कंसोलिडेटेड बुक्स में वो किस चीज पे नजर आ रहे होंगे, फेयर वैल्यू पे। तो यहाँ पे एक मसला था छोटा सा, और वो मसला ये था
कि एक प्लांट जो है वो हमारी बुक्स में नजर आ रहा है 50 का, लेकिन उसकी फेयर वैल्यू थी 80 रुपए, तो हमने क्या किया था, उसको उठा के फेयर वैल्यू 80 रुपए पे ले गए। जी सर। सेपरेट फाइनेंशियल स्टेटमेंट में वो कितने 5 साल पे डेप्रिशिएट किया तो उसकी डेप्रिसिएशन आएगी 10, और कंसोलिडेटेड बुक्स में जब उसको डेप्रिशिएट किया तो उसकी 5 पे उसकी डेप्रिसिएशन आ गई 6। तो ये जो इंक्रीज इन डेप्रिसिएशन है 6 का, ये भी तो हम रिकॉर्ड करेंगे ना। जी ठीक है, तो हमने फेयर वैल्यू एडजस्टमेंट में ये करना है कि जो डेप्रिसिएशन का इंक्रीज या डिक्रीज आ रहा है ना डेप्रिसिएशन में, या इंक्रीज हो रहा है डेप्रिसिएशन, जैसे ही एसिड बढ़ा किताबों में, एसिड हमने 50 से उठा के 80 पे ले गए तो डेप्रिसिएशन भी बढ़ जानी चाहिए। जी तो वही इंक्रीज इन डेप्रिसिएशन हमने क्या करना है, बुक कर लेना है। तो फेयर वैल्यू एडजस्टमेंट का रूल ये है कि हमने क्या करनी है, इंक्रीज इन डेप्रिसिएशन को बुक करना है। लिख लो अपने पास, फेयर वैल्यू एडजस्टमेंट में हमने क्या करना है, इंक्रीज इन डेप्रिसिएशन को बुक करना है। ये लिख लो कि डेप्रिसिएशन इंपैक्ट को बुक करना है, इंक्रीज इन डेप्रिसिएशन को बुक करना है। बात समझ आई है? जी सर। डेप्रिसिएशन क्या होता है, एक्सपेंस। जी जी, अब हमने क्या करना है, इंक्रीज, एक एक्सपेंस इंक्रीज हो रहा है, इस एक्सपेंस को बुक करना है। तो मैंने जाके किताबों के अंदर, कंसोलिडेटेड बुक्स के अंदर 6 रुपए से एक्सपेंस को क्या कर दिया, बढ़ा दिया। यहाँ कॉस्ट ऑफ सेल में 6 रुपए मैंने क्या कर दिए, ऐड। कॉस्ट ऑफ सेल में क्यों? प्लांट की जो डेप्रिसिएशन होती है वो कॉस्ट ऑफ सेल में नहीं जाती होती थी, किसी जमाने में बताया था शायद, नहीं बताया था? मुझे नहीं याद आ रहा सर। तो चलो, आपको नहीं याद आ रहा, हम इसको किसी और दिन दोहरा देंगे। ये समझ आता है, डेप्रिसिएशन है, डेप्रिसिएशन को एक्सपेंस में जाना चाहिए। जी ये लो, ये मैंने काट दिया, ये नीचे अदर एक्सपेंसेस नजर आ रहे हैं, यहाँ पे आप 6 रुपए का एक्सपेंस बढ़ा देना, बस 6 रुपए का एक्सपेंस ऐड कर देना, बस। अब ठीक है। तसल्ली है? जी बस। अच्छा, फेयर वैल्यू एडजस्टमेंट भी होगी हमारी, और अनरियलाइज स्टॉक ऑन अनरियलाइज प्रॉफिट और अनसोल्ड स्टॉक भी हो गया। अब आते हैं हम इम्पेयरमेंट के ऊपर। इम्पेयरमेंट भाई की एंट्री क्या होती थी? इम्पेयरमेंट डेबिट और एक्यूमुलेटेड इम्पेयरमेंट क्रेडिट, यहाँ जी, पे रेजिस्टर्ड लेकिन क्रेडिट। लेकिन हमारे यहाँ पे जो होती थी ना, इम्पेयरमेंट की एंट्री होती थी, इम्पेयरमेंट एक्सपेंस डेबिट। ठीक है, पार्शियल और फुल गुडविल में अलग अलग होती थी ना। जी सर। एनसीआई क्रेडिट होते थे और ग्रुप रिजर्व्स क्या हो जाते थे, सॉरी। पहले हम उसको गुडविल में करते हैं, फिर उसके बाद रुके, उसके। एक मिनट एक मिनट एक मिनट एक मिनट, मैं यहाँ से खोल लेता हूँ इसे। ये रही हमारे पास, जी सर। तो इसको हम थोड़ा सा जूम करते हैं। जब प्रोपोर्शनेट शेयर पे होती थी, यानी पार्शियल गुडविल हम बुक कर रहे होते थे, सिर्फ अपनी गुडविल बुक कर रहे होते थे, तो हम क्या करते थे, ग्रुप रिटेन अर्निंग्स के अंदर जाती थी, है ना। जी सर। हम कहते थे इम्पेयरमेंट गुडविल में से माइनस होती थी, इम्पेयरमेंट गुडविल में से माइनस होती थी, ऐसे ही है ना। और फिर उसके बाद उसका इम्पैक्ट कहाँ जाता था, ग्रुप रिजर्व्स को क्या कर देते थे, कम। जी याद है ना। तो जी असल में वहां जो एंट्री हो रही होती थी वो होती थी ग्रुप रिजर्व्स डेबिट, और जो गुडविल है ना वो क्या होती थी, क्रेडिट। क्रेडिट। ठीक है, अब इम्पेयरमेंट लॉस एक्स क्या है, एक्सपेंस है। जी इम्पेयरमेंट क्या है, एक्सपेंस है सिंपली। तो अब यहाँ पे हम आते हैं वापस, उसको एक्सपेंसेस में से माइनस कर। माइनस नहीं करेंगे, अस्तगफिरुल्लाह। इम्पेयरमेंट एक एक्सपेंस है, इम्पेयरमेंट हो गया, एक्सपेंसेस में ऐड कर देना है। ऐड कर देने, बस। जिस जो अमाउंट है उस अमाउंट को हमने आके क्या करना है, यहाँ पे ऐड कर देना है। और उसको, ऑपरेटिंग एक्सपेंसेस जी, में। और उसको ग्रुप रिजर्व वगैरह उनमें भी वही एंट्री करनी है जो वहां करते होते थे। कौन सी वाली? जो आपने बैलेंस शीट में सीखी हुई है, जी वो बैलेंस शीट वैसे ही करनी है। यहाँ पे आपने आके क्या करनी है कि आपने
यहाँ पे सिंपली एक्सपेंसेस को इंक्रीज कर देना। ठीक है सर। ठीक है, जी। तो ये गुडविल की भी होगी। अच्छा, गुडविल का क्या हुआ सर? इम्पेयरमेंट ऑफ गुडविल की हमने पढ़ ली एडजस्टमेंट, कि अगर एसेट इम्पेयर हो गया, इम्पेयरमेंट आ गई कोई, तो इम्पेयरमेंट का इम्पैक्ट पीएनएल पे क्या होगा कि इम्पेयरमेंट को एज एन एक्सपेंस बुक कर लेना। सर एक्सपेंसेस, इम्पेयरमेंट अलग है, गुडविल की इम्पेयरमेंट अलग है। मैं यहाँ पे इम्पेयरमेंट एसेट्स, आईएस इम्पेयरमेंट। 30, एक मिनट, हौसला हौसला, आईएस 36 थोड़ी पढ़ा रहा हूँ मैं। लेकिन ये दोनों सेपरेट है। आपने कंसोलिडेशन के अंदर गुडविल की इम्पेयरमेंट के अलावा किसी की इम्पेयरमेंट पढ़ी है? सिर्फ इम्पेयरमेंट लॉस ही पर है। नहीं ना, मैं आपसे सिर्फ एक छोटा सा सवाल पूछ रहा हूँ, कंसोलिडेशन में अभी तक आपने गुडविल के अलावा किसी चीज की इम्पेयरमेंट पढ़ी है? नो सर। तो बस फिर यही मैंने अर्ज किया आपसे छोटी सी, कि लेकिन हमने, एसेट्स की अगर इम्पेयरमेंट हो जाए तो उसको फेयर वैल्यू में से माइनस करेंगे। वो आपके सिलेबस में नहीं है एसेट अगर इम्पेयर हो जाए। जनरल नॉलेज के लिए बता दें। जनरल नॉलेज के लिए क्लास के बाद पूछना। ठीक है सर। अब सिंपल सी बात, फिर बात कि अगर कोई कंसोलिडेशन आ जाए तो हम कंसोलिडेटेड, सॉरी कोई इम्पेयरमेंट आ जाए तो हम उसको कंसोलिडेटेड बुक्स में चार्ज करते हैं। और कैसे करते हैं? हम अपने एक्सपेंसेस को बढ़ा देंगे, बस हम एक्सपेंसेस को बढ़ा देंगे। यानी एक्सपेंसेस को बढ़ाने का क्या मतलब है, यहाँ जाके आप एक्सपेंसेस बढ़ा देना। ये देखो, अगर गुडविल आई है फॉर एग्जांपल, यहाँ अदर एक्सपेंसेस में ऐड कर देना। ठीक है सर। अगर 10 रुपए की गुडविल है तो यहाँ पे ऐड कर देना आगे। गुडविल एक एक्सपेंस बढ़ जाएंगे और गुडविल खुद ब खुद रिकॉर्ड हो जाएगी। ओके। ठीक है। गुडविल रिकॉर्ड हो जाएगी, मैं कह रहा हूँ इम्पेयरमेंट रिकॉर्ड हो जाएगी। बार बार एक ही लफ्ज निकलता है मुंह से। ठीक है, ठीक है। अगली एडजस्टमेंट है आपस के इनकम्स और एक्सपेंसेस। अच्छा, अब छोटी सी बात, आपस में अगर कोई इंटरेस्ट कमाया है, वो माइनस कर देंगे एक के पेबल में से। पेएबल एक रिसीवेबल, इनकम, एक की इनकम में से और एक के एक्सपेंस में से। एक दूसरे को अगर लोन दिया है ना, हम्म। एक ने इंटरेस्ट इनकम बुक की होगी और एक ने इंटरेस्ट एक्सपेंस बुक किया होगा। ठीक है। ठीक है, तो इंटरेस्ट एक्सपेंस जिसने बुक किया हो उसकी फाइनेंस कॉस्ट में से जाके माइनस कर देना। देखो ये आ रहा है इंटरेस्ट एक्सपेंस और ये आ रहा है इंटरेस्ट इनकम। तो जिसने इनकम बुक की है उसकी इनकम 1 रुपए से कम कर दी, और जिसने एक्सपेंस बुक किया उसका एक्सपेंस 1 रुपए से क्या कर दिया, कम कर दिया। ठीक है। ठीक है, आपस की इनकम एक्सपेंसेस को हमने क्या कर दिया, उल्टा दिया। जी अच्छा, सर। अब एक छोटी सी बात इसी के साथ, अगर सब्सिडरी ने डिविडेंड दिया है पेरेंट को, आपस की डिविडेंड इनकम को भी उल्टा देना है। क्यों? क्यों? हाँ, खुद से क्या डिविडेंड कमाया, अभी आपस में एक दूसरे से क्या इंटरेस्ट कमाया, वही क्यों का जवाब यहाँ है। तो वो सेपरेट फाइनेंशियल स्टेटमेंट्स में डिविडेंड शो करवा जी करेंगे। जी, सेपरेट में शो करवाएंगे। और ठीक है। यहाँ पे ना डिविडेंड क्या करेंगे, जैसे यहाँ पे एक का एक्सपेंस कम कर दिया और एक की इनकम कम कर दी, लेकिन यहाँ पे सिर्फ एक ही एडजस्टमेंट करेंगे। और वो कैसे करेंगे कि एक ने बुक किया होगा, डिविडेंड देने की एंट्री क्या होती है, डिविडेंड डेबिट और प्रॉफिट क्रेडिट, रिटेन अर्निंग, रिटेन डिविडेंड अर्निंग। डेबिट, ओहो, हौसला हौसला, डिविडेंड डेबिट, डिविडेंड, डिविडेंड डेबिट हो जाता है रिटेन अर्निंग में से। और यहाँ पे कैश समझ लो क्रेडिट हो जाता है। इसको मैं नीचे जाके समझाता हूँ जी जरा। सर, मैं समझ आया। हाँ नहीं, एक छोटी सी चीज है वो मैं समझाना चाह रहा हूँ, लेकिन वो नहीं अभी समझ आई होगी। समझा रहे हैं। ये देखो, ये जी सब्सिडरी है, इस सब्सिडरी ने ना पेरेंट को डिविडेंड दिया, पे कर दिया, पे लिखा हो कि सब्सिडरी ने पे कर दिया है। डिक्लेयर कर देने का मतलब है कि अभी तक दिया नहीं है। जी। ये लफ्जों के ऊपर गौर कर लेना, पेड का लफ्ज लिखा होगा तो इसका मतलब दे दिया है। अगर दे दिया है तो पेरेंट ने अपनी किताबों में रिकॉर्ड भी कर लिया होगा। अब ऐसी सी कोई बात ना करना कि सर पेरेंट ने सब्सिडरी को डिविडेंड दिया हो, ऐसा सा कोई जुमला ना बोल देना कभी।
नहीं वो नहीं देती, वो तो वो लेती कैसे है। देगी, डिविडेंड तो लेगी ना वो सब्सिडरी से। जी सही। हाँ, तो ऐसे भी वाइल्ड थॉट्स आ जाते हैं पास्ट में। अच्छा, अब जो सब्सिडरी ने डिविडेंड देना होगा ना, तो सब्सिडरी भाई बहन है ना, वो क्या करेगी, अपने पास एंट्री करेगी डिविडेंड डेबिट। कहाँ से डेबिट, रिटेन अर्निंग में से डेबिट, और डिविडेंड पेएबल क्रेडिट। मैं ना बड़ी इंपॉर्टेंट बात करने लगा हूँ, अगर तो समझ आई ठीक है, नहीं तो 6 लगेगा और बाउंड्री से बाहर जाएगा। ये सब्सिडरी बहन ना अपने पास एंट्री करेगी किताबों में, और पेरेंट भाई अपने पास किताबों में क्या एंट्री करेगा, डिविडेंड रिसीवेबल डेबिट, कि डिविडेंड मिलना है मुझे सब्सिडरी से, ठीक है। और डिविडेंड इनकम क्रेडिट। हम्म। मिला है या नहीं मिला, उसने इनकम बुक कर ली, इनकम हम्म। कर ली पीएनएल के अंदर। हमने आपस के इनकम्स और एक्सपेंसेस को उल्टाना है। हमने कहा हम्म। आपस के इनकम्स और आपस के एक्सपेंसेस को उल्टाना, लफ्ज पे गौर करना। ये रही आपस की इनकम। इनकम को जाके पीएनएल में, जो पीएनएल बन रहा होगा, तो वहां पे जो आ रही होगी ना अदर इनकम्स, डिविडेंड अदर इनकम्स में पड़ा होता है, ठीक है। जी। तो वो अदर इनकम में जो डिविडेंड पड़ा होगा उसमें से हम निकाल देंगे। फॉर एग्जांपल 100 की अदर इनकम पड़ी है और सब्सिडी ने 10 का डिविडेंड दिया, तो हम यहाँ से 10 रुपए की इनकम निकाल देंगे, ठीक है ठीक है। सर। लेकिन सर ये जो डिविडेंड है रिटेन अर्निंग में से डेबिट हुआ है, ये इसके लिए एक्सपेंस भी तो है। ये हम्म। एक्सपेंस कहाँ उल्टाओगे आप, एक की इनकम तो उल्टा दी, लेकिन दूसरे का एक्सपेंस नहीं उल्टाओगे। ये रिटेन्ड अर्निंग में से गया है। ये रिटेन अर्निंग्स, और रिटेन अर्निंग्स कहाँ आ रही होती हैं, स्टेटमेंट ऑफ बट चेंजेस इन इक्विटी में। ये एंट्री ना स्टेटमेंट ऑफ चेंजेस इन इक्विटी में जारी होती है, वो आपने अभी पढ़ी नहीं है, फाइनल अकाउंट में पढ़ोगे जाके, ठीक है। रिटेन्ड अर्निंग वैसे सब्सिडरी की, अच्छा वो एक्विजिशन पे होती है। रिटेन्ड अर्निंग रिपोर्टिंग डेट पे भी तो आती है वहां पे, वर्किंग नंबर मैंने 1 में। कर्नल बात की आपसे छोटी सी, ये जो रिटेन जो डिविडेंड की एंट्री होती है ना, ये स्टेटमेंट ऑफ चेंजेस इन इक्विटी में जाती है, ये वाली जो एंट्री, ठीक ये है देख सर। रहे हो। और अगर हम कंसोलिडेटेड स्टेटमेंट ऑफ चेंजेस इन इक्विटी बना रहे होते ना, तो वाकईतन हम ये रिटेन अर्निंग्स जाके कम करके दिखाते, सॉरी इंक्रीज कर देते। माइनस तो कर। नहीं आई समझ। नहीं सर, दोबारा रिपीट करिएगा ये बात। हाँ, मैं दोबारा रिपीट करता हूँ। देखो, सब्सिडी ने डिविडेंड देना था, सब्सिडी ने एंट्री की रिटेन अर्निंग्स डेबिट, यानी डिविडेंड डेबिट और डिविडेंड पेएबल क्रेडिट, ठीक है। जी। अब उधर से पेरेंट ने एंट्री की डिविडेंड रिसीवेबल डेबिट और डिविडेंड इनकम क्रेडिट। हमने जी। कहा आपस के इनकम्स और एक्सपेंसेस को उल्टाना है। ये जो डिविडेंड इनकम है 10 रुपए की, ये पेरेंट ने कहा डाली हुई होगी अदर इनकम्स के अंदर, तो हमने हम्म। वहां से जाके अदर इनकम्स में से ये निकाल दी कि भाई आपस की इनकम उल्टा दो। बात जी क्लियर सर। है, यहाँ तक क्लियर है। जी सर। अब डिविडेंड जो है, रिटेन अर्निंग्स डेबिट हुई है, रिटेन अर्निंग्स होती है क्रेडिट नेचर का अकाउंट। जी। रिटेन अर्निंग्स में कमी आई है, तो ये एक किस्म का सब्सिडरी के लिए एक्सपेंस है ना। जी। उसने इनकम बुक किया, उसने एक्सपेंस बुक किया अपने पास एक किस्म का। ये है एंट्री कहाँ होती है, मैंने ये कहा कि ये एंट्री होती है स्टेटमेंट ऑफ चेंजेस इन इक्विटी के अंदर। और हम स्टेटमेंट ऑफ चेंजेस इन इक्विटी हम बना नहीं रहे। और अगर हम कंसोलिडेटेड स्टेटमेंट ऑफ चेंजेस इन इक्विटी बना रहे होते, तो हम जाके वाकईतन जो रिटेन अर्निंग्स में कमी आई है ना, उसको बढ़ा देते। हम कहते आपस का जो एक्सपेंस बुक किया, एक्सपेंस कैसे बुक किया कि रिटेन अर्निंग्स को कम कर दिया, तो हम हम्म। एक्सपेंस को उल्टाने के लिए रिटेन अर्निंग्स को बढ़ा देंगे। लेकिन स्टेटमेंट ऑफ चेंजेस इन इक्विटी में जाके कंसोलिडेटेड स्टेटमेंट ऑफ चेंजेस इन इक्विटी, जो कि हमारे सिलेबस में है ही नहीं, वो आप फाइनल्स में जाके पढ़ोगे। तो अगर आप समझ ना आई हो तो बेशक ना आई हो, कोई मसला नहीं, ठीक है। अब आपने बात ये याद रखनी है कि सब्सिडरी ने अगर डिविडेंड दे दिया है, तो आपने सिंपली पेरेंट की अदर इनकम में से वो डिविडेंड इनकम को क्या कर देना है, माइनस। ये था हमारी पूरी बात का रूल, ठीक है। ठीक है, ठीक है सर, लेकिन ये जो पेरेंट का रिसीवेबल है, डिविडेंड हाँ रिसीवेबल, हाँ हाँ इनकम हाँ तो हाँ हाँ हाँ। यही बात अगली मैं करने लगा था। अगर हम बैलेंस शीट बना रहे होते, तो बिल्कुल आप बिल्कुल सही कह रहे हो, बिल्कुल सही कह रहे हो, तो हम एक की किताबों से डिविडेंड पेएबल को खत्म कर देते और एक की किताबों से डिविडेंड रिसीवेबल को खत्म कर देते, अगर हम बैलेंस शीट बना रहे होते।
और हमने ठीक है। जब पहली बार सवाल किया था आबाद और बंजर लिमिटेड वाला, तो आपस के डिविडेंड को हमने उल्टाया था, जाके देख लेना सवाल। जी सर। ठीक हो गया। जी सर। अच्छा, अब हम कंसोलिडेशन की तकरीबन लास्ट एडजस्टमेंट पढ़ने लगे हैं, और फिर हमारे जो है ना पीएनएल की एडजस्टमेंट वो सारी खत्म हो जाएंगे, और हम फुल फ्लैज सवाल करते हैं पीएनएल का इसके बाद। अच्छा यार, ये क्यों बार बार खुल जाते हैं। और वो ये थी कि आपको पता होगा बारगेन परचेज जो होती है हमारी, बारगेन परचेज जिसको नेगेटिव गुडविल भी कहते हो आप, जी सर। नेगेटिव गुडविल को आपने क्या कर देना, अदर इनकम के अंदर ऐड कर देना है बस। ये एडजस्टमेंट याद रखना, ठीक है। ठीक है सर। बारगेन परचेज उस दिन मैंने अच्छे तरीके से समझाया था कि ये हमारी इनकम होती है एक किस्म की, हम्म। तो इसको हमने क्या कर देना, अदर इनकम में जाके ऐड कर देना। होप सो समझ आ गई होगी बात मेरी। सर। तो अब 1 मिनट आप सांस ले लो, इतना मैं एक क्वेश्चन ढूंढ के लेके आता हूँ, और फिर हम वो सवाल शुरू करें। जैसा मेरे वन नोट का हाल हुआ है, तो चल भी नहीं रहा। करेंगे शुरू। शुरू करें। जी सर। पढ़ो जरा सवाल एक बार, थोड़ा नजर मार लो सवाल को। सर इसको थोड़ा जूम करना। मैं जूम कर देता हूँ। जी। समझ रहे हो? सर इसको और बड़ा कर दो। और बड़ा करो। जी सर। वहाँ। अब ठीक है। जी सर। तो ये बहुत अच्छा सवाल है, अगर आप इसको अच्छे तरीके से समझ लो। बस इसको पढ़ लो एक बार, फिर शुरू करते हैं इसको। ओ अच्छा ठीक है। शुरू करूँ। 1 मिनट सर।
जी सर करें स्टार्ट। फिर इसको करते हैं हम शुरू। आज वाला लेक्चर ना आपने मेरे कहने पे एक बार दोबारा लेना है, ठीक है? ठीक है सर। जो पीएनएल है ना उसमें कोई कमी पेशी नहीं रहेगी, और जो मैंने रूल्स बताए हैं ना वो अभी तो आपके जहन में नहीं होंगे। वो रूल्स आपने जब मेरे लेक्चर एक बार दोबारा ले लोगे साथ साथ लिखते जाना है। सर मैंने अभी भी लिख लिया। ठीक है, फिर अच्छी बात है। अच्छा जी, अब हमने बनाना है जी कंसोलिडेटेड पीएनएल। कंसोलिडेटेड पीएनएल बनाने के लिए सबसे पहले हम यहाँ हेडिंग दे देते हैं। मैं कोशिश करूंगा कि ना मार्कर चेंज ना करूं ताकि ये ना अड़े ना। तो वहां ना आपने ऐसे पूरा लिख के आना है कंसोलिडेटेड प्रॉफिट एंड लॉस एज एट मूविंग एज एट कितना पीएनएल फॉर द ईयर होता है। for the year। ने वापस भेजा है ना उसने। तो सेल्स कैसे आएगी थी हमारी? पेरेंट और सब्सिडरी की सेल्स को आपस में क्या कर देंगे, जमा। जी सर। अच्छा वो कितनी होगी? 65400 प्लस 42500। सबसे पहले काम तो ये किया करना है ना आपने, कॉस्ट ऑफ सेल प्लस ये भाई भी जरा देखो। जो कंसोलिडेशन है ना, मैंने आपको बताया था कि उसके सवाल जो होते हैं ना, हर सवाल में कोई ना कोई ऐसा नया रंग लाजमी होता है जो एग्जामिनर जान पूछ के ना खुद उसके अंदर डालता है। तो वो चीजें ना आपको सवाल कर करके सीखने को मिलती हैं। कंसेप्ट वही होते हैं लेकिन, सुन रहे हो? सुन रहे हो? मेरी आवाज आ रही? मेरी आवाज आ रही है आपको? मेरी आवाज आ रही है आपको?